Good morning, dear students. We have completed in the previous video the electrolyte imbalance. Since it was a long topic, hence it has been divided in two parts. So we have started with the electrolyte imbalance in the VR 71, and we have seen what is homeostasis, what is the importance of water, and we have seen the various compartments of the body fluids, that is intracellular fluid compartment and extracellular fluid compartment. Then we have seen that there are four subdivisions of extracellular fluid ECF, in which we have seen the this interstitial fluid, including lymph fluid. Then we have seen the another subdivision of this extracellular fluid, that is intravascular fluid or blood plasma. And then apart from that, the third one was mesenchymal tissue compartment, another was transcellular fluid compartment. In this we have seen that how these 12%, 5%, 9% and 1% makes total 27% of the extracellular fluid. Then we have seen the distribution here. Minerals, fats and protein comprise of 40%, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंप्राइजेज ऑफ 30%. मीन्स हम बॉडी वेट की बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के शरीर के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वजन 33% होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वजन 27% होता है और मिनरल, फैट और प्रोटीन का 40%. ये हमने देखा. फिर अपन ने ये देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं. हमने देखा कि ये कैटायंस और अपने एनायंस नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज, उनका पानी के अंदर एक घोल होता है, उसका मिश्रण होता है. तो उसमें फिर आपने फर्दर यू हैव सीन दैट जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम एज ए कैटायन प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फोरस एंड प्रोटीन जो हैं दे आर प्रेजेंट एज एनायंस. और एक्स्ट्रा सेलुलर में आपने देखा था कि ज़्यादातर तो मेजोरिटी तो सोडियम की है, उसके अंदर दबदबा उसका है. और दूसरे प्रिंसिपल जो आयंस हैं, एनायंस हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हैं, वो क्लोराइड और HCO3 बाइकार्बोनेट हैं. ये अभी अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था. फिर आपने देखा बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में आपको जैसे समझाया था कि जैसे सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बनता है. और जो सेल्स के बीच में और बाकी ब्लड वेसल्स के आसपास जो ये जगह होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है. ICF 33% होता है, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर 27% होता है. अभी हमने 27% का ब्रेक डाउन दिया था, जिसमें हमने कहा था कि 5% ब्लड प्लाज्मा और जो लिम्फ वगैरह हैं ये 12 और आपके 1% जो था वो जो अपने क्या कहते हैं इसको, सारे सिक्रीशंस आ जाते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जिसके अंदर आपने देखा सलाइवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब मिल मिला के 1% वजन बनाते हैं शरीर का. और फिर आपने ये देखा कि 9% जो है मेसेनकाइमल जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोनी टिश्यू, ये सब इनका जो वेट है दैट इज ऑफ 9%. देन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दैट वी हैव स्टडीड कि दीज आर दी electrolytes are we have seen these are the substances that become ions in solution. फिर हमने ये भी देखा कि उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे वो सेल के दोनों तरफ अक्रॉस द सेल, मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वोल्टेज जो है उसको मेंटेन रखते हैं. फिर हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं. देन इंडिविजुअली हमने देखा है कि सोडियम अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है. पोटेशियम जो होता है वो नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी, जो नर्व इम्पल्स है उसको एसेंशियल है, उसके लिए ज़रूरी है. फिर हमने देखा जो क्लोराइड आपके एनायंस होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करते हैं और एसिड बेस बैलेंस में सहायक होते हैं. फिर आपने ये देखा कि जो कैल्शियम है वो फॉस्फोरस के साथ मिलकर और
कैल्सिटोनिन की मदद से बोन एंड टीथ और इनका बनना सब ये प्रमोट करता है। फिर आपने देखा कि जो मैग्नीशियम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है और जो इंट्रासेलुलर एनर्जी और न्यूरल ट्रांसमिशन है, ठीक है, उसके अंदर इसकी सहायता से सारे काम सेल करती है। देन वी हैव सीन कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू क्या होती है, आपको बताया भी, ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से इसकी रेंज है, ये इसकी होम्योस्टैटिक रेंज है। और जब इससे कम हो जाएगा कोई चीज कंसंट्रेशन तो वो कहलाएगा हाइपो कंडीशन। अगर ये लेवल से ज़्यादा बाहर चला जाएगा तो वो कहलाएगा हाइपर कंडीशन। तो ये अपन ने पिछले लेक्चर में देखा। फिर अपन ने पोटेशियम इम्बैलेंस जिसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं वो हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर देखा और ये जाना कि 3.5 ml मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जब कंसंट्रेशन पोटेशियम का नीचे आएगा तो उसको हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। फिर ये कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जो ओल्डर पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है। फिर हमने इसकी एटियोलॉजी मतलब इसके कारण जाने कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमने देखा भी डायरेटिक थेरेपी इसका कारण हो सकती है, अगर भोजन में कम लिया जा रहा है इनएडिक्वेट तो हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो भी कारण होता है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग मतलब जो फोर्स्ड पेट को खाली करना, जो क्या बोलते हैं उसको, फोर्स्ड स्टोमक पंपिंग, सॉरी, हाँ। फिर लैक्सेटिव जो पेट खाली करने की दवाएं अगर वो ज़्यादा लेते हैं या वोमिटिंग आ जाती है वो भी इसके हाइपोकैलेमिया यानी कि शरीर के पोटेशियम बाहर जाने का कारण हो सकती है। फिर आपने देखा था कि ज़्यादा स्ट्रेस या कोई हिपेटिक लीवर की बीमारी हो, फिर या कोई एक्यूट अल्कोहलिज्म है या फिर डायरिया, ये सारे कारण हो सकते हैं हाइपोकैलेमिया के। फिर हमने ये देखा कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, मतलब इस बीमारी को किन साइन और सिम्टम से डॉक्टर पहचानता है। तो एबनॉर्मल ईसीजी अगर हो या एनोरेक्सिया पेशेंट रिपोर्ट करे या ड्राउजीनेस और लिथर्जी या कन्फ्यूजन मतलब बड़ी सुस्ती और निडाल सा हो और कोई डिसीजन ना ले सके, लेग में क्रैम्प्स हो, उसके मसल वीक हो और बीपी गिरा हो, हाइपोटेंशन, कार्डियक डिसरिथमिया, जो ईसीजी डिस्टर्ब हो गया तो रिदम भी खराब हो गया, पॉलीसूरिया हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर शरीर से जो है यूरिन पास हो रहा है तो साथ में वो इसको भी ले जाता है। देन वी हैव सीन कि इसको मेडिकली कैसे मैनेज किया जाता है और उसमें हमने यही देखा कि इसका पहले कारण पता किया जाए, करेक्टिंग द काज ऑफ इम्बैलेंस, जो बीमारी का कारण है उसको करेक्ट किया जाए, और दूसरा जो इंटरवेंशन है वो ये है कि रिस्टोर किया जाए पोटेशियम के लेवल को। तो उसके लिए इंट्रावीनस या ओरल थेरेपी जो है वो दी जाती है, ऐसा हमने जाना। फिर हमने ये जाना कि क्योंकि अपन ने लो लेवल ऑफ पोटेशियम पढ़ा है, ठीक है, तो उस पेशेंट को हाई लेवल ऑफ हाई पोटेशियम लेवल होगा फूड का, ऐसा फूड दिया जाए। फिश, होल ग्रेन, वेजिटेबल्स में कैबेज, कैरेट हो गया, फ्रूट में बनाना, गुआवा, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें डॉक्टर देकर उस पेशेंट का जो है आपके हाइपोकैलेमिया को दूर करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से जो अगली बीमारी अपन ने पढ़ी थी वो इसके इम्बैलेंस से वो थी आपके वो कहलाती है हाइपरकैलेमिया। उसके लिए डॉक्टर लो पोटेशियम जो फूड सजेस्ट करता है क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल हाई होगा। तो वेजिटेबल में जैसे कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी होगी, फ्रेंच फ्राइड पोटैटो हो गए, और एप्पल या ब्लूबेरीज मतलब सेब हो गए, या वो काले वाले अंगूर जो होते हैं। देन इंस्टेंट कॉफ़ी, कोला, लेमन, ये सारे के सारे लो पोटेशियम फूड हैं। ये जो आगे अपन हाइपर कैलेमिया पढ़ेंगे उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो ये अपन ने हाइपर कैलेमिया जो शुरू किया था दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, और इसमें जाना था कि 5 जो पोटेशियम का जो लेवल है वो ग्रेटर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। ऐसी स्थिति को हाइपर कैलेमिया जो है कहा जाता है। ये रेयर होती है, ठीक है, लेकिन अगर स्वस्थ किडनी है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों के अंदर देखा गया है कि ये उन्हीं को होती है जिनका किडनी फेलियर होता है, कोई क्रोनिक रीनल फेलियर का केस हो या एक्यूट रेंज के अंदर रीनल काम कर रहा हो। देन एटियोलॉजी इसकी अपन ने जानी थी, इंक्रीज्ड डाइटरी इनटेक से, ज़्यादा पोटेशियम वाला भोजन खाने से, जो ऊपर बताया था वो अगर खा लिया जाए। फिर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम, ज़्यादा पोटेशियम एडमिनिस्टर किया जा रहा है। एक्सेसिव साल्ट सब्सटीट्यूट, देन वाइड स्प्रेड सेल डैमेज हो गया या बर्न हो गया, ट्रॉमा हो गया, हाइपरनेट्रेमिया, अगर सोडियम का लेवल कम हो गया तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा पोटेशियम का
अपने क्या कहते हैं हायर कंसंट्रेशन होने में, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। फिर आपने क्लिनिकल जो साइंस एंड सिम्पटम्स देखे हैं, आपने अपैथी देखी है कि फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, किसी चीज में मन नहीं लगता, उसको अपैथी बोलते हैं। फिर कंफ्यूजन, कोई फैसला नहीं कर सकते। नंबनेस मतलब लेक ऑफ फिजिकल या इमोशनल फीलिंग आ गई। फिर आपने देखा था एबनॉर्मल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट के अंदर ऐंठन आ जाती है, मरोड़ आती है, नौशिया, उल्टी आना, फ्लैसिड मसल, लटकी हुई मसल्स होती हैं, मतलब वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। डायरिया, ओलिगुरिया, ओलिगुरिया आपने देखा था कि बहुत ही कम जब यूरिन आउटपुट हो जाता है न के बराबर, उसको ओलिगुरिया कहते हैं। एडल्ट में वैसे 400 ml से जब कम बढ़ता है उसको ओलिगुरिया कहते हैं। और बच्चों के अंदर इन्फेंट्स के अंदर, जो इन्फेंट न्यूली बॉर्न जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, शिशु 2-4 महीने के, उसमें 1 ml पर बॉडी वेट केजी पर आवर, मतलब जितने किलो उसका वजन है बच्चे का, ठीक है, घंटे में उतने ml बढ़ना चाहिए। अगर इतना नहीं बढ़ पा रहा तो इट मीन्स द सिचुएशन इज ओलिगुरिया, मतलब अगर इस लेवल तक बन रहा है। और चिल्ड्रन के अंदर तो ये 0.5 ml तक जो है पर केजी बॉडी वेट पर आवर के रेट से बनता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को जिसके अंदर बहुत ही कम यूरिन बनता है उसको ओलिगुरिया हमने कहा था। फिर ब्रेडिकार्डिया हमने बताया था कि स्लो इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाती है और वो यूजुअली 60 बीट से कम बार उसकी धड़कन कम हो जाती है। फिर अपन ने कार्डियक अरेस्ट देखा था और उसमें ये बताया था कि कार्डियक अरेस्ट भी इसका हाइपरकैलेमिया का कारण हो सकता है। और इसमें आपको बताया गया था कि कार्डियक अरेस्ट जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि जो हार्ट का पंप है ना, वो काम करना छोड़ देता है या कम काम करता है। फिर आपने हाइपरकैलेमिया का कोड याद किया था कि मर्डर के हिसाब से, कि मर्डर स्पेलिंग याद रखो पहले अक्षर से, मसल क्रैम्प, आपके यूरिन एबनॉर्मेलिटीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ईसीजी चेंजेज, ठीक है, और रिफ्लेक्सेस। तो ये जो हैं इसके कारण अपन ने पीछे देखे। फिर आपने मेडिकल मैनेजमेंट भी देखा, भी बढ़े हुए लेवल को नीचे कैसे लेके आना, पहले कारण पता करना है, फिर क्विकली लेवल को नीचे लेके आना है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट एज एंटीडोट देना है। और रेगुलर इंसुलिन जो है वो फैसिलिटेट करता है, क्योंकि उससे जो मसल्स जो है जो फ्लैसिड थी वो उनको ताकत मिल जाती है। देन पेशेंट मैनेजमेंट हमने जो स्टडी किया था उसके अंदर ये देखा था कि उसकी पेशेंट मैनेजमेंट का अर्थ ये भी समझाया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट को भी बोल देते हैं, लेकिन हर कोई पेशेंट एडमिट नहीं होता है, इसलिए जर्नल शब्द हमने पेशेंट मैनेजमेंट रखा है, लेकिन इसका सही अर्थ है वैसे नर्सिंग केयर ही है। तो पेशेंट को मॉनिटर करना, ठीक है, कार्डियक मॉनिटरिंग करना, दिल के मतलब जो डाटा है दिल से संबंधित उसकी जांच करना, पल्स और पल्स रेट क्या है, रिदम क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, 3-3 घंटे बाद नोट करना। फिर हाइपरेटिक बॉल साउंड्स, पेट के अंदर तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, असेस सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। फिर मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, इसमें आपको बताया था कि डॉक्टर जब चुटकी काट कर देखता है तो वो ये पता लगाना चाहता है कि इसको ये अलर्ट है या नहीं, इसके मैसेज कन्वे हो रहे हैं या नहीं, इम्पल्सेस इधर से उधर जा रही हैं या नहीं। यहाँ तक हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा। अब हम जो अगला जो इम्बैलेंस देखेंगे वो है कैल्शियम का, ठीक है। तो कैल्शियम इम्बैलेंस, अगर 4.5 मिलीग्राम पर इक्विवेलेंट से प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कम आएगा पर लीटर तो उसको हम कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। और ये सर्जिकली इंड्यूस हो जाता है, कोई सर्जरी हुई उसकी वजह से जो है कैल्शियम कम हो गया, ठीक है। या फिर रीनल फेलियर, हाइपोपैराथायरोडिज्म, रीनल फेलियर हाइपोपैराथायरोडिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि अंडर फंक्शन हो जाना इसका आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का, ठीक है। अंडर फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विद द डेफिशिएंट मतलब कम प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन पैराथॉर्मोन विच लीड्स टू द लो ब्लड कैल्शियम, ठीक है। आया समझ में? पैराथॉर्मोन जो है वो कम पैदा होता है, उसके कम पैदा होने की वजह से लो ब्लड कैल्शियम जो है कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है। फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसको आप ध्यान से समझ लो कि विटामिन डी का क्या संबंध है।
जब कई बार बच्चों की टांगें वगैरह दर्द होती है तो डॉक्टर कहता है कि विटामिन डी का टेस्ट कराओ, और विटामिन डी की कमी पाई जाती है, डॉक्टर कहता है विटामिन डी शुरू कर दो, थोड़ा दूध बढ़ा दो। तो इसमें क्या है, विटामिन डी क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये जो कैल्शियम है इसको एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी मदद करता है, ठीक है। अब अगर किसी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब वो कितना बाहर से कैल्शियम ले ले दूध के माध्यम से या जो भी सोर्सेस हैं इसके, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए उस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी आ सकती है। तो एटोलॉजी जो है, मतलब जो इसका कारण है बीमारी का, डॉक्टर ढूंढता है कि कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो इसके लिए डॉक्टर उसका टेस्ट करा के देखता है। फिर एनिकेट एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, अगर धूप में कम बैठता है वो, ठीक है, इनएडिकेट मतलब अपर्याप्त, तब भी ये बात हो जाती है। फिर एक्यूट पेंक्रियाइटिस, ये जो पेंक्रियाज होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ये भी चेक करता है डॉक्टर। देन आपके फिर वो बढ़े हुए लेवल इसके फॉस्फेट के, जिसको हाइपर फॉस्फेटेमिया कहते हैं, ठीक है, तो ये लेवल भी जो है डॉक्टर चेक करके देखता है। इन्हीं में से कोई ना कोई कारण निकलता है कि कैल्शियम कम हुआ, जो प्लाज्मा कैल्शियम है वो कम हो गया, उसका लेवल 4.5 मिली इक्विवेलेंट से, ठीक है। अब आप जब डॉक्टर को ये बीमारी पता लग जाती है, फिर वो क्या करता है, मेडिकल मैनेजमेंट करता है, उसका भी क्या दवाई इसके अंदर दी जाए। तो गोल उसके क्या है, सबसे पहले गोल का मतलब होता है उद्देश्य क्या है मेडिकल मैनेजमेंट का। सबसे पहले तो डिटरमिन करना भी है या नहीं, भी है तो किस कारण से है। करेक्ट द काज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया, उस हाइपोकैल्सीमिया को करेक्ट करना, पहले पकड़ना फिर उसको करेक्ट करना, और फिर उस लेवल को वापस लेके आना नॉर्मल लेवल तक। ये जो बेसिक उद्देश्य है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया के। देन कम टू दी फर्दर मैनेजमेंट, क्या है, यानी कि उसको बोलते हैं नर्सिंग केयर कह लो आप। जैसे असेस क्लाइंट की जो रिस्क है सर्जरी की, ट्रांसफ्यूजन की, ठीक है, वो है या नहीं है ये देखना। फिर सीजर प्रिकॉशंस, सीजर प्रिकॉशंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कम ज़्यादा हो जाती हैं, उससे दौरे से पड़ने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं सीजर प्रिकॉशंस। फिर एडमिनिस्टर आपका आईवी कैल्शियम स्लोली, ये कहते हैं इंट्रावीनस कैल्शियम का इंजेक्शन दो, ताकि स्लो स्लो दो, ठीक है, सो दैट हाइपोकैल्सीमिया जो है जल्दी से नॉर्मल लेवल पर लाया जा सके। कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट एट बेड साइड, आपके पास है कैल्शियम ग्लूकोनेट है, वो होना चाहिए, तुरंत भी देना पड़ सकता है। देन असेस करेंगे न्यूट्रिशनल इनटेक ऑफ कैल्शियम। अब जिन जिन भोजन के जो पदार्थ हैं उनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है वो सब देना, जैसे दूध हो गया, ठीक है। फिर वाच फॉर सेंसिटिविटी ऑफ टेकिंग डिजिटलिस में लीड टू कार्डियक अरेस्ट। ये जो डिजिटलिस होती है ना, ये हार्ट जब फेल हो जाता है ना, तो उसको ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है, ये ग्लाइकोसाइड होते हैं, और जब इसका हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है, 36 घंटे होता है, तो अगर ये ज़्यादा दे दी जाएगी या पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव होगा उसको, तो दोनों केस के अंदर क्या होगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और उसके अंदर ब्लड इतना ज़्यादा भर जाएगा कि इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सिंग इतनी फास्ट हो जाएगी कि एकदम ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। तो ऐसे में वो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और कार्डियक अरेस्ट आप जानते हो, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ब्लड फ्लो का कम हो जाना जब हार्ट प्रॉपरली पंप ना करता हो। अब हम देखेंगे हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है, जो इसका नॉर्मल लेवल है 5, अपने प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जो है 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। जब इस लेवल से इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये कहलाएगा हाइपरकैल्सीमिया। देन एक्सेसिव इनटेक का एटियोलॉजी भी, इसके कारण क्या है, डॉक्टर जांच करेगा ना, वो देखेगा भाई कहाँ से, वो क्या पूछेगा, क्या खाते हो भोजन के अंदर, कहीं आप ज़्यादा कैल्शियम तो नहीं ले रहे, उसका मतलब ये होगा। देन एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड्स विद फॉस्फेट बाइंडिंग। अब ज़्यादा जो एंटासिड लिया जा रहा है, ठीक है, फॉस्फेट के साथ, वो भी कारण हो सकता है। देन प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, मतलब प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी का मतलब है, मोबिलिटी का मतलब हिलना डुलना, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी का मतलब है कि बंदा हिला डुला नहीं,
मतलब उसका मूवमेंट बॉडी का कम हो गया, ना खेला ना गया, ना इधर ना गया, वो उसका काम। देन एक्सेसिव विटामिन डी इनटेक, बहुत ज़्यादा विटामिन डी खाने लग गया, जिससे सारे का सारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होने लग गया, और उससे जो है बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बिल्टअप हो गया। फिर थायराइड जो डायरेटिक्स होते हैं, ठीक है, वो जो है इस पे डायलिसिस के माध्यम से, मतलब फोर्स्ड यूरिनेशन के माध्यम से जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में कैल्शियम स्पेयर हो जाता है, मतलब जिस वजह से क्या बोलते हैं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर कैंसर भी इसका कारण है। फिर थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पीछे अपन देखते हैं, तो दैट इज आल्सो द रीजन फॉर इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, दैट इज हाइपर कैल्शियमिया। इस लेवल को प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बोलते हैं। देन कम टू क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम, ठीक है, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या ऐसा कहिए आप कि हाइपर कैल्शियमिया के पेशेंट को आपने पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? या तो उसके शरीर को देखकर, उसके बिना बताए तो साइन देखेंगे, या उससे पूछ लोगे, और ये वाली चीज़ों में से जो भी होगा, ठीक है, उस पर कंक्लूजन पर आप आ सकते हो। पहला बात है मसल वीकनेस है, तो ये इशारा है कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। फिर पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस, आदमी के व्यवहार के अंदर चेंज आ जाता है, उसका जो व्यक्तित्व है कभी कैसा कभी कैसा। फिर नोशिया एंड वॉमिटिंग, नोशिया होता है उल्टी आने की फीलिंग थे, और वॉमिटिंग है उल्टी आ ही जाना। फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सट्रीम थर्स्ट। एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। फिर कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कब्जी का होना। फिर पोलिसूरिया, पोलिसूरिया का अर्थ है कि जरूरत से ज़्यादा यूरिन का बॉडी से पास आउट हो जाना, मतलब कम से कम जब 2.5 लीटर पर डे बॉडी से पास आउट हो रहा है, तो उस स्थिति को पोलिसूरिया कहा जाता है। फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके जो है अपने क्या कहते हैं फ्रैक्चर हो गया, तो वो स्थिति जो है उसमें जरूरत पड़ती है कैल्शियम ज़्यादा देने की। सपोज उसका एब्जॉर्प्शन ना हो, तो वो क्या करेगा, उसमें ये प्लाज्मा लेवल इसका बढ़ जाएगा। तो कहीं ऐसा कारण तो नहीं है, डॉक्टर इसको असेस करता है। फिर आपके कार्डियक अरेस्ट भी इसका कारण है। कार्डियक अरेस्ट आप जानते हो, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है, आपको बताया था कि जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता इसमें से ब्लड बाहर, तो वो कहलाता है आपका ये क्या कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, डॉक्टर क्या करेगा या आप क्या सुझाव दोगे? तो सबसे तो पहले गोल, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट आर टू डिटरमिन एंड करेक्ट द काज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे हम कि ये मतलब एटोलॉजी इसकी क्या है, अभी क्या कारण है जिसकी माध्यम से ये लेवल बढ़ा। फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे और लेवल को जल्दी से जल्दी नीचे लाने का प्रयास करेंगे। तो पेशेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, फिर मतलब नर्सिंग केयर कैसे होगी? तो सबसे पहले जो रिस्क है ना, वो मॉनिटर क्लाइंट रिस्क, जो क्लाइंट के रिस्की फैक्टर है उनको पहले देखना। जैसे कैंसर है तो वो ऑब्जर्व करो, अगर पेशेंट इमोबाइल है, मतलब फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो रखा है, इधर उधर हिल तो कम है, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। फिर एम्बुलेट क्लाइंट अर्ली, एम्बुलेटरी पेशेंट सुना होगा आपने शब्द, जो अपने पाँव पर चल सकते हैं ना पेशेंट, उनको एम्बुलेटरी पेशेंट कहा जाता है। तो यहाँ ये मांग कर रहा है कि एम्बुलेट क्लाइंट्स अर्ली, कि जल्दी जल्दी उनको चलाने का प्रयास करो। देन ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, 3 से 5 लीटर टू हेल्प एक्सक्रीट एक्सेस कैल्शियम। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कैल्शियम को बाहर निकालने का तरीका है कि फ्लूइड ज़्यादा पिए जाएं और यूरिन ज़्यादा फॉर्म हो, और जल्दी से जल्दी जो है कैल्शियम यूरिन के माध्यम से बाहर जा सके। फिर वो कहते हैं कि आप इंट्रावीनस इंजेक्शन भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। इंट्रावीनस नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं जो नमक वाला इंजेक्शन होता है। आपके जिक्र आया था ना पीछे लैक्रीमल ग्लैंड। लैक्रीमल ग्लैंड क्या है? आंख के वो ग्लैंड जहां से आंसू निकलते हैं, उस आंसू के अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है। इसका मतलब किसी के 1 किलो आंसू निकले, सबको अपन इवेपोरेट करते हैं तो पीछे 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन उस इंजेक्शन के अंदर, ये कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.9% का। और
200 से 500 ml घंटे की खुराक बताइए कि 200 से लेके 500 ml पर आवर अगर पेशेंट टॉलरेट कर सकता है तो उसको दिया जाए। अगर मॉडरेट हाइपर कैल्सीमिया है तो इस रेट से जो है एडमिनिस्टर किया जाए, और ये क्या होगा, इट विल लीड टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द दिस कैल्शियम। देन कम टू लूप डायरेटिक्स जो हैं। डायरेटिक जैसे पिछले लेक्चर में भी बताया था, ऐसी दवाएं जिनके माध्यम से फोर्स्ड यूरिनेशन होता है, मतलब यूरिनरी सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और ज़्यादा उसको यूरिन फॉर्मेशन होता है। लूप डायरेटिक्स मतलब जहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, कैल्शियम स्पेयर नहीं होगा, ठीक है, और ये बाहर निकल जाएगा। देन एडमिनिस्टर कैल्सिटोसिन। कैल्सिटोसिन जो होता है ना, ये होता है एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड से पैदा किया जाता है और लोअर करता है कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को इन द ब्लड, ठीक है, और प्रमोट करता है बोन फॉर्मेशन। ये इसके गुण है। अगर ये मान लो कैल्सिटोनिन डॉक्टर देता है, ठीक है, तो दोबारा से बता देता हूँ। कैल्सिटोनिन क्या है? ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड दैट लोअर्स द लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड एंड प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ बोन। हड्डी निर्माण की प्रक्रिया में ये बड़ा मददगार होता है। फिर टीच क्लाइंट टू अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह देनी है कि भाई आप डेयरी प्रोडक्ट्स कम करो, मतलब मिल्क वगैरह ये चीज़ें एक बार कम करें। अब हम आते हैं, अभी तक आपने पीछे पोटेशियम का पढ़ लिया, कैल्शियम का पढ़ लिया, हाइपर और हाइपो दोनों स्थितियां पढ़ ली। अब हम आते हैं मैग्नीशियम इम्बैलेंस। तो अगर कम होगा तो हाइपोमैग्नीशियमिया कहलाएगा, ज़्यादा होगा तो हाइपर कहलाएगा। तो इसके लिए अपने इसकी नॉर्मल रेंज उस टेबल से कितनी थी? 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर थी। तो अगर इससे नीचे प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल आ गया तो इसका मतलब हाइपोमैग्नीशियमिया हो गया। नो, कारण क्या है इसके एटियोलॉजी? एक्सेसिव डाइटरी इनटेक, खाने के अंदर इसको ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, कैल्शियम को, ठीक है, और विटामिन डी, ये दोनों अगर ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो दे विल लीड टू द डिक्रीज्ड अमाउंट इन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम। फिर हाई डोज स्टीरॉयड लिए जा रहे हैं, वहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। फिर पैंक्रियाइटिस हो गया, आपको बताया ना, पैंक्रियाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। पैंक्रियाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज। एल्कोहलिज्म, जिसमें आप जानते हो कि वो लीवर स्वेल अप होता है। फिर आपके एक्सेसिव डायरेटिक थेरेपी अगर है, जरूरत से ज़्यादा डायरेटिक दिए जा रहे हैं, डायरेटिक विच इंड्यूसेस यूरिन, ठीक है, यूरिनेशन काज करती है, पेशेंट को पेशाब करवाने के लिए फोर्स्ड यूरिनेशन होता है ये। फिर कैंसर कीमोथेरेपी इसका कारण हो सकता है। फिर लॉसेस फ्रॉम गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो सकता है। गैस्ट्रिक सक्शनिंग जैसे आपको बताया था, स्टोमक पंपिंग भी बोल देते हैं इसको, पेट खाली कराना। फिर सीवियर नोसिया, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टी आने की फीलिंग आना, वोमिटिंग या डायरिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स विदाउट मैग्नीशियम, फ्लूइड दिए जा रहे हैं उसमें मैग्नीशियम नहीं दिया जा रहा, तो ये भी जो है इसके अमाउंट को डिक्रीज करेगा। फिर स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख मरना, ठीक है, यहाँ इसका अर्थ है कि बंदा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहा, इम्प्रॉपर ऐसा न्यूट्रिशन ले रहा है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है जिसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा कम है। दूसरी बात, अगर हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा, तो इट विल इंडिकेट कि उस पेशेंट को हाइपोमैग्नीशियमिया है। ये दोनों जोड़ी है। ऊपर पहला कारण भी देखो आप, पहले कारण में क्या देखा है कि ज़्यादा कैल्शियम लेना और विटामिन डी लेना। कैल्शियम का यूटिलाइजेशन विटामिन डी बढ़ा देता है, ठीक है, तो ये हायर का हो जाता है, तो क्या हो जाता है? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो हाइपर कैल्सीमिया हाइपोमैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, ये इसकी जोड़ी है, ठीक है। देन कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, इसके आपके आ जाते हैं क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, मतलब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, ये बीमारी का घोषणा पत्र क्या है, मतलब क्या कहती है ये बीमारी जिसको हो जाती है। तो कार्डियक डिसअरिथमिया हो गया, अरिथमिक हार्ट हो गया, जो ईसीजी वगैरह है वो नॉर्मल नहीं आ रही, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ट्रेमर्स आने लगे,
ट्रेमर का मतलब जैसे झटके से, जर्क से नहीं लगते, इसको हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी शेकिंग ऑफ द बॉडी और लिम्स। इनवॉलंटरी, आप हाथ हिलाते हो अपनी मर्जी से, ये वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन आंख अपने आप फटफटा क्या कहते हैं इसको, फड़फड़ाती है, ठीक है, वो क्या है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। हार्ट अपने आप बीट कर रहा है, इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। उसी तरह अगर हाथ की शेकिंग होने लग जाए, लिम्ब ऐसे कंपकपी आ जाए, तो उसको ट्रेमर कहते हैं। इसमें डर भी लगने लगता है, वीकनेस आ जाती है, एक्साइटमेंट भी जो है उसको हो जाता है, और ट्रेम्बल करने लग जाता है, कंपकपी हो जाती है उसको, पेशेंट को। ये जो है ट्रेमर है। फिर और इसका कारण जो है हाइपोमैग्नीशियमिया का जो कारण है वो हो सकता है हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस मतलब ये पहले बात, टेंडन्स क्या है, ये एक बैंड होता है इसके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, वो कनेक्ट करता है मसल को बोन के साथ, ठीक है, ये टेंडन होता है। तो हाइपर एक्टिव हो जाता है वो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वहां से ज्यादा रेस्पॉन्स आने लगता है। ए टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन इज टेंडन, और वहां से रिफ्लेक्सेस मतलब रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा आने लग गया। मेमोरी लॉस, कुछ याद नहीं रहता, कन्फ्यूजन है, फैसला नहीं ले सकते, ठीक है। हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं आपको क्या बताएं। हेलुसिनेशन, मान लो आप देख रहे हो और आपको ऐसी ऐसी आकृतियां दिखाई देने लग जाएं जो असल में है ही नहीं, ठीक है, अनरियल इमेजेज आपको दिखाई दे रही है। इसको आप उदाहरण के तौर पर ये भी कह सकते हो कि भांग पीने वाला एक खंबे की तरफ देखकर किसी को देवता मान लेता है, किसी को हीरो मान लेता है वो खंबा, लेकिन वो हमें तो पता है कि वो खंबा है। तो इसका मतलब जो वो बांग वाला देख रहा है वो उसके हेलुसिनेशन है, वो अनरियल इमेजेस हैं वहां पर, सच्ची नहीं है वो। हमें पता है खंबा है, लेकिन उसको हो सकता है वहां उसका हीरो खड़ा मिल जाए, उसका कौन मिल जाए। तो हेलुसिनेशंस होते हैं भी ऐसी इमेजेस देखना जो है ही नहीं है। देन सीजर्स, सीजर्स क्या है कि सीजर आप कह सकते हो दौरे जैसे पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से वो कंपकंपी और सारी चीजें, दौरों में आपने देखा होगा, मिर्गी का दौरा जिसको बोल देते हो आप, कंपकंपी सी हो जाती है ना, वो सीजर होते हैं। कई प्रकार हैं उसके, वो आगे जब आएगा उसको देखेंगे। देन कम टू दी मेडिकल मैनेजमेंट, कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है हाइपोमैग्नीशियमिया का। तो नेचुरली हाइपो है तो पहले तो कारण ढूंढेगा डॉक्टर, फिर उसको उसका लेवल राइज करने का प्रयास करेगा ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले तो है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया इंक्लूड्स ओरल मैग्नीशियम। ओरल मतलब मुंह से मैग्नीशियम दिया जाए, फूड के माध्यम से या टेबलेट के माध्यम से, या साथ में एंटासिड भी दिया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड जो है। फिर डाइटरी इनटेक बढ़ा दिया जाए। डाइटरी इनटेक का मतलब जो उसकी डाइट है वो ऐसे ऐसे पदार्थ हों उसके अंदर जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, ये हेल्प करता है इन टू इंश्योर द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। उसको स्थिरता लाने के अंदर पहले तो लेवल स्टोर करना, फिर उसको स्थिर रखना, दोबारा उसको कम नहीं होने देना। देन ये बात वैसे आपने सबके लिए ध्यान रखनी है, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि आप भोजन ले रहे हो और ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हैं, ऐसी चीज़ को कम करो, और डॉक्टर भी यही करवाता है। और अगर कोई चीज़ आपके शरीर के अंदर कम है इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसा भोजन लो जिसके अंदर वो ऐसा मिनरल प्रेजेंट हो, शरीर में जाने के बाद आपको वो भरपूर मात्रा में मिल जाए। तो यही जो चीज़ है इसके अंदर आपने कॉमन ध्यान रखनी है। देन मॉनिटर क्लाइंट रिस्क, जो क्लाइंट के रिस्क हैं उनको ध्यान रखो। डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी जो है उसके लिए ध्यान रखो। डिजिटल टॉक्सिसिटी समझ में आ गई होगी, आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डिजिटलिस्ट वो दवाई है जब फेलिंग हार्ट को दी जाती है, ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट बढ़ जाती है। अगर ओवरडोज हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, इतना फास्ट करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले रिलैक्स हो जाया करेगा, तो दोबारा समस्या आ जाएगी कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट फेल होने लग जाएगा, ब्लड फ्लो उससे जाएगा नहीं। फिर कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है। फिर उसका नेक्स्ट है जो वो सीजर प्रिकॉशंस जो हैं वो देखने हैं कि इसको दौरे वगैरह ना पड़े। ट्रीट करना है इसका ओरली, मतलब मुंह से देने वाली चीज़। देन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस या मैग्नीशियम साल्ट दे दिए जाएं, एंटासिड के साथ दिया जा सकता है। फिर
मॉनिटर यूरिन आउटपुट, मतलब जो यूरिन आ रहा है 24 घंटे में कितना आ रहा है। फिर उसके अंदर कंसंट्रेशन चेक करना कि मैग्नीशियम ज़्यादा तो नहीं इसके अंदर जा रहा। फिर टीच पेशेंट अबाउट फूड हाई इन मैग्नीशियम, पेशेंट को ये बताना कि अगर आप ये चीज़ें खाओगे इसके अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जिससे क्या होगा आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी। तो कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है? नट्स जैसे मूंगफली हो गया, ठीक है, बीन्स जैसे राजमा हो गए, सोयाबीन हो गया, फ्रूट हो गए। तो ये चीज़ें जब पेशेंट को डॉक्टर सजेस्ट करता है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो उसका पेशेंट का मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर हम आते हैं हाइपर मैग्नीशियमिया। अभी तक आपने पढ़ा था हाइपो, हाइपो के अंदर था कम था, ज़्यादा मैग्नीशियम देना था। अब यहाँ उल्टा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे, ऐसा भोजन देंगे जिसके अंदर मैग्नीशियम कम हो, ठीक है। मतलब वो वाली चीज़ें यहाँ नहीं दे रही जो हाइपो में दी थी भोजन के लिए। फिर डेफिनेशन क्या है? वही डेफिनेशन है कि अगर 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से इसका प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल बढ़ गया तो वो कंडीशन कहलाएगी हाइपर मैग्नीशियमिया। तो ये कहाँ से होती है? रीनल फेलियर से रिजल्ट होती है, मतलब जब किडनी अपना फंक्शन कम करता है उस समय। फिर एक्सेसिव इनटेक इन्वॉल्व्स ओटीसी आरएक्स। ये आरएक्स का मतलब प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, जो अपने ओवर द काउंटर ड्रग होती है, ठीक है, वो जो प्रिस्क्राइब नहीं होती और अब वहाँ से जल्दी जल्दी वो ले गया उठा के, देने वाले में नहीं पूछा, ना कोई इसका रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये कोई नारकोटिक वगैरह ड्रग नहीं है कि जिसका सोच कर देना 6 मांगी है तो 6 टैबलेट ही दो, उसने कहा 2 पत्ते दे दो, 2 पत्ते दे दिए, ठीक है। फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसेज सेडेटिव इफेक्ट ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं, डिमिनिशेस मसल सेल एक्साइटेबिलिटी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो आप ये भी जो आपको शुरू में बताया था कि केमिकल इम्पल्सेज जाती है ना, उनका एक जंक्शन आता है, एक तरफ से न्यूरॉन के माध्यम से जो है साइनेप्स के ऊपर ये इंफॉर्मेशन पास हो जाती है। फिर इसके हाइपर मैग्नीशियमिया में कैन काज हाइपोटेंशन और कार्डियक अरेस्ट, ब्लड प्रेशर गिर सकता है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मतलब कार्डियक अरेस्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, कई बार रिपीट किया, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ये इस्केमिया नहीं है, ब्लड फ्लो कम हुआ है, ठीक है। हाँ, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव इस्केमिया कह सकते हो। किसके लिए? जब दूर किसी ऑर्गन की बात करोगे आप और वहां पर खून कम पहुंचेगा, उसके लिए इस्केमिया कंडीशन हो सकती है। एटियोलॉजी क्या है? या तो रीनल फेलियर है, या जरूरत से ज़्यादा मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड लिए जा रहे हैं। फिर अनट्रीटेड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है। फिर हाइपोएड्रिनलिज्म, एड्रेनलिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है तो वो जो ऊपर आपने पॉइंट देखा था ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर डिमिनिश द मसल सेल एक्साइटेबिलिटी, वो इसी वजह से हो रही है कि उसको ये मैकेनिकल जो इम्पल्स ट्रांसपोर्टर हैं वो कम मात्रा में पैदा हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कि ये बीमारी किसी पेशेंट के अंदर है, ठीक है, तो उस बीमारी का घोषणा पत्र क्या है, वो पेशेंट के अंदर आपको क्या दिखा रही है और पेशेंट आपको बोल के क्या बता रहा है। तो यही होगा लेथर्जी एंड ड्राउजीनेस, ठीक है, कुछ नहीं, हिलडुल ले रहा, निढाल हो गया, कुछ करने का मन नहीं है। डिप्रेस न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, जो डिप्रेशन आ गया है, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी जो है वो लो हो गई है। देन रेस्पिरेशन, जो घुट घुट के सांस लेना, डिप्रेसेस इन द रेस्पिरेशन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर सेंसेशन ऑफ वार्म थ्रू आउट द बॉडी, एक वार्मथ मतलब गर्माहट जिसको आप कह सकते हो पूरी बॉडी के अंदर, बुखार नहीं कह रहे, एक गर्माहट जिसको गर्मी सी लगती है अंदर से। देन हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो टेंडन आपको बताया था ना, जो मसल को जोड़ने वाले बैंड्स होते हैं बोन के साथ जोड़ने वाले, तो वहाँ वहाँ आप पर बताया था, यहाँ हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस है, मतलब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फिर हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो हो जाना। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ब्रेडिकार्डिया का अर्थ है जब हार्ट बीट स्लो हो जाती है, इरेगुलर हार्ट रिदम हो जाती है,
और जो बीट करता है हार्ट लेस देन 60 पर मिनट। और फिर कार्डियक अरेस्ट इसका कारण हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट यू हैव बीन टोल्ड कि ब्लड फ्लो हार्ट के पंप के कम काम करने की वजह से जो है हो रहा है। अब हम देखते हैं इसको मेडिकली कैसे मैनेज करना है। मेडिकली मैनेजमेंट ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया। तो इसमें क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया इंक्लूड्स डिक्रीजिंग यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। वो एंटासिड के साथ जो ले रहे थे, अगर आप पता लग गया भी ये ले रहा था मैग्नीशियम ज़्यादा तो बंद करवा दो। फिर सेलाइन इन्फ्यूज़न, सेलाइन समझ गए, वो जो नमकीन इंजेक्शन होता है 0.9% वाला, विद डायरेटिक इंक्रीजेज रीनल एलिमिनेशन ऑफ मैग्नीशियम। जो नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है, ठीक है, वो उसमें सोडियम होता है, आपके सोडियम क्लोराइड, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन के निकल सकता है, या उसके क्या कहते हैं उसको एफिनिटी ज़्यादा है उसकी तरफ, तो इट विल गो आउट। देन जो एल्ब्यूटिरोल जो है वो दीजिए, एल्ब्यूटिरोल, ठीक है, ये क्या है, अस्थमा की एक टेबलेट है, एक या एरोसोल भी होता है जिसको ना वो पेशेंट लेते हैं मुंह खोल के, एरोसोल समझ गए ना, और जो क्या बोलते हैं वो, उसमें सलमान खान वो पिक्चर थी ना दबंग, उसके अंदर वो उसके माता जी जो यूज करते हैं वो एरोसोल था, ठीक है। एरोसोल क्या टेक्नोलॉजी एरोसोल थी, अंदर तो ड्रग तो यही थी एल्ब्यूटिरोल। और आपके या फिर सल्फेट है, उसको एल्ब्यूटिरोल सल्फेट की फॉर्म में टेबलेट दी जा सकती है, इसको मैग्नीशियम लेवल को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इफ रीनल फेलियर इज प्रेजेंट हीमोडायलिसिस में भी नेसेसरी। अगर रीनल फेलियर है, किडनी का फंक्शन छोड़ रहा है, कम काम कर रहा है, हाइपो एक्टिव है अगर किडनी, तो ऐसे में जो है हीमोडायलिसिस करवाया जाए। मतलब जो डायलिसिस आप जानते हो, जिन लोगों को ये किडनी की बीमारी होती है, एक उसका रूट बदल के आपके यूरिन का इसका ब्लड को फिल्टर कराते हैं। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट कह लो या पेशेंट मैनेजमेंट। मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ इसलिए कहा है कि जहाँ पीछे मैंने जहाँ जहाँ पेशेंट मैनेजमेंट लिखा है उसका अर्थ नर्सिंग मैनेजमेंट ही होता है, इसलिए इस स्लाइड में मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया स्पेशली। तो मॉनिटर क्लाइंट्स एट रिस्क, ठीक है। फिर वाइटल साइन है जैसे ब्लड प्रेशर, उसको चेक करो। फिर जो न्यूरोमस्कुलर स्टेटस है उसको चेक करो। कार्डियक मॉनिटरिंग, जो कार्डियक की मॉनिटरिंग कैसे होगी, पल्स चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, ब्लड प्रेशर जो है चेक करना, ईसीजी लेना, ये सारे इसकी मॉनिटरिंग करना। अच्छा, कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की आवश्यकता पड़ सकती है, देना चाहिए, पास में रखना चाहिए। और ऐसा भोजन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम हो उसका इंटेक मिनिमाइज कर देना। कब करना, अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपका जो है ये सोडियम इम्बैलेंस, ठीक है। सोडियम इम्बैलेंस, अगर सोडियम की कमी आएगी तो इसके बाकी सबके साथ तो अपने अपने शब्द थे। कैल्शियम के साथ कैल्सीमिया लग जाता था, पोटेशियम के साथ कैलेमिया लग जाता था के से, लेकिन यहाँ अलग से शब्द है नट्रेमिया। तो अगर सोडियम की अगर कमी आएगी तो उसको हाइपोनट्रेमिया कहेंगे। आपने टेबल में देखा था कि मिनिमम 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी मिनिमम वो क्या कहते हैं उसको, होम्योस्टेटिक लिमिट है इसकी, ठीक है। अगर उससे नीचे आएगा तो सोडियम का लेवल, तो दिस विल लीड टू एज द कंडीशन विच वुड बी नोन एज द हाइपोनट्रेमिया। फिर एटियोलॉजी क्या है, इसके कारण कहाँ मिलेंगे हमें, अगर डायरेटिक थेरेपी पर है जिसके माध्यम से सोडियम जो है बाहर जा रहा है शरीर से, डायरेटिक थेरेपी है, मतलब यूरिनेशन करवाया जा रहा है धक्के से, ज़्यादा यूरिन पेशेंट कर रहा था, कारण क्या था, वो डायरेटिक ड्रग ले रहा था जिसकी वजह से पेशाब ज़्यादा होता था, तो उसकी वजह से सोडियम बाहर चला गया। इसको बंद कर दो, सोडियम जो बैलेंस है वो बराबर होने लग जाएगा। फिर एक्सेसिव डायफोरेसिस, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर लोगों को पसीना आया होता है, सूखता है, सफ़ेदी सी जमी होती है, वो क्या है, वो ये इलेक्ट्रोलाइट अंदर से निकल के आते हैं, उसमें सोडियम बाहर आता है। फिर इनसफिशिएंट सोडियम इनटेक, अपने खाने के अंदर प्रॉपर सोडियम की मात्रा नहीं लेता, ऐसे को बंदे को हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा। फिर जीआई लॉसेस, मान लो सक्शनिंग कर दी,
मतलब फोस्ट जो क्या कहते हैं स्टोमक पंपिंग जिसको बोलते हैं, पेट खाली करना, या लेक्सेटिव्स दे दिए। लेक्सेटिव आपको पता है ना, कब्जी की दवा होती है, उसको लेक्सेटिव बोला जाता है। उसको ज़्यादा डोज ले गया, उससे बिल्कुल जो है मान लो वो खाली हो गया और पानी निकलने लगा तो वो खतरनाक हो जाएगा। वॉमिटिंग, बाहर निकल गया सब कुछ जो पेट में गया था बाहर आ गया, सब गैस्ट्रिक फ्लूइड वगैरह बाहर आने लगा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स, हाइपोटोनिक फ्लूइड, अब यहाँ मैं थोड़ा सा समझाता हूँ क्या है। जो कंसंट्रेशन बराबर होगा तो वो कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब सोडियम क्लोराइड का आपको बताया कि जैसे 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, और उधर से आंसू जब निकले उसके अंदर भी आपको 0.9% सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसका मतलब ये नॉर्मल सेलाइन और आपका जो लैक्रिमल सीक्रेशन जो आंसू हैं ये आइसोटोनिक हैं दोनों, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन कम है रिक्वायर्ड से, और हाइपरटोनिक मतलब फ्लूइड ज्यादा है। सपोज मैं कहूं कि हाइपोटोनिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, इसका क्या अर्थ होगा? इसका ये अर्थ होगा कि जब ये इंजेक्शन दिया जाएगा इसके अंदर आपका सोडियम कम होगा, ठीक है। तो जब ये सेल्स में जाएगा तो आपने लिखा है ना कि ये आइसोओस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो फिर क्या होगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो सेल के अंदर से वाटर बाहर आएगा, क्योंकि वाटर फ्रीली घूमता है, आपने पढ़ा है। इसके लिए ये सारे मेम्ब्रेन इसको परमिएट करने की परमिशन देते हैं, क्रॉस करने की। ये बाहर आएगा, बाहर आएगा क्यों आएगा? ताकि उसका जो ऑस्मोलैरिटी है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बराबर किया जा सके। ऐसे में क्या होगा, सेल पिचक जाएगी, उसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो, हाइपरटोनिक अगर आपने दिया है। लेकिन अगर उल्टा है हाइपोटोनिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हाइपोटोनिक के केस में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जब हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा तो वो फ्लूइड सेल के अंदर रश करेगा, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बिल्ड करना है, ऐसे में सेल जो है स्वेल करेगी, ठीक है, और सेल खत्म भी हो सकती है। देन कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा पानी पिलाना इसका कारण हो सकता है। लेबर इंडक्शन विद ऑक्सीटोसिन, लेबर इंडक्शन जब बच्चा पैदा होता है ना, डिलीवरी होती है, तो लेबर उसमें जो क्या कहते हैं लेबर रूम आपने सुना होगा। लेबर इंडक्शन का मतलब फोर्स्ड डिलीवरी कराना, और ऑक्सीटोसिन की मदद से ये जो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा और उससे फोर्स्ड लेबर होगा। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका कारण हो सकता है, अल्कोहलिज्म इसका कारण हो सकता है। तो ये सारे के सारे कारण हाइपोनेट्रेमिया के हैं। फिर हम चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है। सबसे पहले डॉक्टर कार्डियक हार्ट के माध्यम से जानना चाहेगा, डिक्रीज इन बीपी है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन तो नहीं है, ये समझ लो। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मतलब जब आदमी लेटा हुआ है, मान लो लेटे लेटे बैठने लगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, इसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अगर पेशेंट बैठा है सपोज और वो खड़ा होता है, खड़ा होते ही उसका बीपी कम हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। देन इसको हम पोस्चुरल, पोज से बनता है पोस्चुरल, ठीक है ना, इसको हम पोस्चुरल, ये देखिए ए पोस्चुरल, ये वर्ड है ना, POSTURL पोज, तो उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। फिर वीक पल्स हो गई, टैकीकार्डिया हो गया, ठीक है। देन टैकीपीनिया हो गया। टैकीपीनिया का मतलब होता है जो रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है जिसके अंदर फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग होने लगी, बहुत सांस उखड़ जाना जिसको कहते हैं, उसको टैकीपीनिया सिंपल। डिस्पीनिया, इसका मतलब है कि बड़ी मजबूरी में सांस लेना, बड़े औखे औखे सांस लेना, उसको बोलते हैं
ऑर्थोपीनिया, ठीक है, सॉरी डिस्पीनिया, इसको आप कह सकते हो लेबर्ड ब्रीदिंग कह सकते हो या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कह सकते हो। और आपने देखो ऊपर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखा था ना, अब यहाँ भी आ रहा है ऑर्थोपीनिया, मतलब उठने बैठने की वजह से जो सांस उखड़ता है उसको ऑर्थोपीनिया कहते हैं। तो ये पोस्टुरल आपका क्या कहेंगे आप, पीनिया कहेंगे आप इसको, ऑर्थोपीनिया को। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफिकल्टी ब्रीदिंग व्हेन यू आर लाइंग डाउन, आया बात समझ में। फिर आ गया हाइपर वेंटिलेशन, इसका कारण हो सकता है। देन जीआई मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है, जीआई मैनिफेस्टेशन मतलब जीआई के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसके माध्यम से क्या साइन एंड सिम्टम डॉक्टर के लिए निकल के आएंगे पेशेंट से। नोशिया की शिकायत करेगा, मतलब उल्टी आने की, या वॉमिटिंग, उल्टी आ ही गई, या हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स होती हैं। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड अपन ने पीछे भी देखा, ये इंडिकेट करती हैं दैट इंटेस्टाइनल एक्टिविटी हैज स्लो डाउन, जो इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, जो आवाज आती है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द उठना, डायरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके लक्षण हैं। फिर हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपोनेट्रेमिया क्या है, कि किस तरह से हम नेट्रेमिया का जो लेवल है ऊपर लाएंगे। तो सबसे पहले फ्लूइड कम करेंगे भाई, रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि फ्लूइड के साथ में आप देखते हो ज़्यादा फ्लूइड करोगे ज़्यादा यूरिन आएगा, और क्या होगा उसको आप जानते हैं सोडियम बाहर ज़्यादा निकलेगा, तो हाइपोनेट्रेमिया। तो हम फ्लूइड थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं कम करवाया। फिर वाइटल साइंस को देखो, बीपी हो गया जैसे वाइटल साइन है, ठीक है, पल्स को देखो। फिर मॉनिटर सीरम दिस सोडियम लेवल, क्योंकि सोडियम है, आपने इतना काम शुरू किया डॉक्टर ने, उसके बाद उसको कैसे जानेगा डॉक्टर, वो इसके लेवल को चेक करके पैथोलॉजिस्ट के माध्यम से कि हाँ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा होगा तो और स्ट्रॉन्ग उसको कोई मेडिकेशन देगा। आप इंट्रावेनस नॉर्मल सेलाइन और लैक्टेटेड रिंगर्स है वो दिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल सेलाइन क्या सोडियम क्लोराइड का 0.9% इंजेक्शन है वो दे दिया तो सोडियम जाने लगा बॉडी के अंदर, इंट्रावेनसली सीधा ब्लड में गया, डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, इफ सोडियम इज बिलो 115 मिली इक्विवेलेंट, अगर इतना ज़्यादा कम हो जाए कि 115 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो गया, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाइपरटोनिक सेलाइन जो आपके इज ऑर्डर्ड। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हाइपरटोनिक जो साल्ट होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, सेल को पिचका देते हैं, सब बताया था आपको। लेकिन यहाँ क्या सोडियम है, सोडियम का लेवल कम हुआ है, हाइपोनेट्रेमिया हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा सोडियम वाला इंजेक्शन देंगे तो ऐसा होगा। यहाँ आप ध्यान में लाओ कि आपको बताया गया कि सोडियम जो है इंट्रासेलुलरली एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है, तो वहाँ सोडियम की आवश्यकता है, वहाँ अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये जो प्रॉब्लम है सेल श्रिंकेज की वो ज़्यादा नए आने के चांस हैं। देन मे गिव ए डायूरेटिक भी दिया जा सकता है, ठीक है, कब, जब आप सोडियम इनटेक हो रही है उसके साथ में, ठीक है। देन एनकरेज बैलेंस्ड डाइट, उसको बोलो भी आगे से आप ना दो डॉक्टर बना के दे भी इस तरीके से। फिर इनटेक आउटपुट, उसको कहा जाए भाई इतना पानी आपने पीना है और ध्यान रखना है कि इतना यूरिन आपको आ जाए, अगर नहीं आए तो आप मेरे पास आओ, डॉक्टर का ऐसा जो है उसको केयर करनी है। फिर एनकरेज बैलेंस्ड डाइट, इनटेक आउटपुट यूरिन का। फिर सेफ्टी फॉर वीकनेस और कन्फ्यूजन, जो वीकनेस है या कन्फ्यूजन है उसके लिए उसको कैसे सेफ किया जाए, अगर उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी थेरेपी होती है, साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग की जरूरत है वो कराई जाए। असिस्ट विद एम्बुलेशन ऑफ लो बीपी, ठीक है। इसका मतलब है कि द पेशेंट मस्ट वॉक, ठीक है, ही एज अर्ली एज पॉसिबल। और फिर अब हम जो लास्ट इसके अंदर इम्पोर्टेंट बचा है हमारे पास, दैट इज
दिस हाइपोनेट्रेमिया का पेशेंट मैनेजमेंट, ठीक है, असेसमेंट करना है। जब पेशेंट को देखो, अब क्या था, डॉक्टर के पास आया था, आने के बाद डॉक्टर ने उसका मैनिफेस्टेशन चेक किए, साइन सिम्टम चेक किए, उसके आधार पर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया डॉक्टर ने। अब नर्सिंग केयर की जरूरत है या पेशेंट मैनेजमेंट की या पर्सनल मैनेजमेंट की जरूरत है, तो उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है? असेसमेंट करना, असेसमेंट माने जांच करना, चेक करना, मसल वीकनेस देखनी, टैकीकार्डिया, फटीग मतलब थकान, एपैथी, एपैथी आपको बताया था ना, जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता किसी चीज को, कुछ कर रहे हैं, मन नहीं लगता कहीं किसी में, ड्राई स्किन, पेल, अपने म्यूकस मेम्ब्रेन जो बलगम आती है वो हल्के पीले कलर की, फिर कंफ्यूजन, हेडेक, ये हो रहे हैं या नहीं होते, इन सबको असेस करना है, इनकी जांच करनी है कि मेडिकेशन शुरू करने के बाद फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, जो फर्क पड़ रहा है वो डॉक्टर को बताना है। फिर नौशिया या वोमिटिंग के बारे में उनको असेस करना, अभी पहले कितनी उल्टी आने का मन करता था, अब कितना करता है, पहले कितनी उल्टी आती थी, अब कितनी आती है। फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने की, पहले कितने आते थे, अब कितने आते हैं, इस तरीके से। फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी वॉच करनी है, मतलब पेशेंट लेटा हुआ है उस समय उसका बीपी नोट करो, पेशेंट 100 मीटर चल के आया, कहीं इधर उधर गया, देखा, उसका बीपी चेक, मतलब उसकी पोजीशन जो बदलती है ना, पोस्चरल हाइपोटेंशन जो ये आती है, उसको चेक करना है और बताना है। देन जो लास्ट अब कंक्लूड की तरफ हैं हम आते हैं हाइपरनेट्रेमिया। यहाँ के ये डिफाइन किया जाता है कि प्लाज्मा सोडियम लेवल जब 145 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर हो जाता है, तो इसके कारण क्या है? वॉमिटिंग, डायरिया जो है इसके कारण हो सकते हैं। देन डायाफोरेसिस, बहुत ज़्यादा पसीना आना को डायाफोरेसिस बोलते हैं। इनएडुकेट एडीएच। फिर हाइपरटोनिक फ्लूइड्स जो हैं या ट्यूब फीडिंग। हाइपरटोनिक का मतलब कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सोडियम था, ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। मेजर बर्न्स, ठीक है, मेजर बर्न्स में क्या बर्न इंजरी होगी तो क्या होगा? नेक्रोसिस से या एपोटोसिस से वो खत्म होगी, तो जो उस सेल का जो सामान है वो कौन यूज करेगा? बाकी यूज करेंगे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सारे कंसंट्रेशन बढ़ा जाएंगे। अब क्लिनिकल साइन क्या है इसके? आपके हाइपरनेट्रेमिया के, बढ़े हुए सोडियम के लेवल के, थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्लश्ड स्किन, स्किन का कलर जो वाइट क्या कहते हैं उसको, धब्बे बन जाते हैं उसके ऊपर, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, लो यूओपी, यूओपी का मतलब यूरिन आउटपुट कम है, जितना पानी पीता है उतना यूरिन नहीं जाता, टैकीकार्डिया, सीजर्स हो गए, सीजर आ गया ध्यान, दौरे पड़ते हैं जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस हुआ है दिमाग के अंदर। देन हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो मसल्स को जो बैंड्स जोड़ते हैं ना हड्डियों बोन के साथ, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर इसको मेडिकली कैसे मैनेज करना है? मेडिकली गोल क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा सोडियम है, हाइपरनेट्रेमिया है, तो इसको पहले तो इसके कारण को पकड़ो, दूसरा उसको नीचे लेके आओ। ये मेन कारण जो है इसका ये रहेगा। द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज करेक्शन ऑफ प्लाज्मा सोडियम लेवल फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग माइनर मैनिफेस्टेशंस फ्रॉम हाइपोवोलेमिया। उसके अंदर ये मैनिफेस्टेशन है हाइपोवोलेमिया की वजह से। अब हाइपोवोलेमिया क्या शब्द है? ब्लड वॉल्यूम का कम होना, मतलब एबनॉर्मल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड को बोलते हैं। इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा की जब कमी आएगी तो उसको कहेंगे हाइपोवोलेमिया, या अपने क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया। देन कम टू द फोकस इज ऑन करेक्टिंग द अंडरलाइंग डिसऑर्डर। डॉक्टर का जो मेन ध्यान है, जो एटियोलॉजी में मेन कारण पता चला है, ठीक है, उसको काज को दूर करना, और उसको ओरल, अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो उसको ओरली भी दिया जा सकता है। देन कम टू दी पेशेंट मैनेजमेंट, जो पेशेंट का मैनेजमेंट असेसमेंट, जिसमें हाइपरनेट्रेमिया में लो सोडियम डाइट, ठीक है, और सब्सटीट्यूट जो पॉजिटिव चार्जिट होता है उसके अंदर, तो आप इसको कैटायन की जगह आप पोटेशियम दे दो। एनकरेज वाटर कंजप्शन की, ज़्यादा पानी पिए ताकि सोडियम जल्दी से बॉडी से बाहर निकले। फिर मॉनिटरिंग करनी है फ्लूइड इनटेक की और आउटपुट की कितना है। फिर
हार्ट डिजीज या रीनल डिजीज है या नहीं वो भी चेक करना है। फिर ऑब्जर्व करना है आपका चेंजेज इन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इफ हाइपोवोलेमिक, ठीक है। अगर हाइपोवोलेमिक है, वो अभी बताया था ना कि प्लाज्मा का लेवल जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। मॉनिटर सीरम सोडियम लेवल को चेक करो भी ये दवाएं देने से नीचे आना शुरू हुआ या नहीं। असेस रेस्पिरेटरी फॉर क्रैकल्स, ठीक है, क्रैकल साउंड्स जो आते हैं उसके लिए चेक करना, वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं चेस्ट से, ठीक है। वे डेली उसका वजन करके देखना है। तो फिर असेस द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन भी चेक करो, उसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। फिर असिस्ट विद ओरल हाइजीन, उसकी मदद करो पेशेंट की कि ओरल हाइजीन उसकी प्रॉपर हो। मुंह में जो ये साउंड आ रही है ना उसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ऐसा करना है। चेक न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है उसका। फिर टीच पेशेंट टू मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ यूरिन एंड वॉच फॉर ओडेमा। ओडेमा होता है कि जब सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग ऑफ द सेल्स इज नोन एज ओडेमा। टीच पेशेंट एंड फैमिली साइंस एंड सिम्टम्स एंड व्हेन टू रिपोर्ट, ठीक है। और जो घर के जो केयर टेकर हैं उनको समझाना है इसके साइन एंड सिम्टम भाई ये होते हैं हाइपरनेट्रेमिया के, और आपने हमें कब बताना है वो भी डॉक्टर उनको बताए कि जब ये बात हो जाए तो हमें बताओ। तो इस प्रकार से जो मेन जो 4 आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं इनके बारे में अपने ये डिस्कशन जो है ख़त्म किया। तो थैंक यू वेरी मच। जो मैं कहूँगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉर बीइंग बैलेंस्ड इन ऑल ऑफ अस, ठीक है। काफ़ी लंबा डिस्कशन था। हमारे अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ठीक है, सही है, और हम उसी को धन्यवाद देते हैं कि हमने ये जो टॉपिक है ख़त्म किया। थैंक यू वेरी मच।